आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड की सोशल साइंस की वर्कशीट जो हमारे जियोग्राफी से है। जी हाँ, बिल्कुल वही एयर जो हम पिछली वर्कशीटों में भी जिनके बारे में बात कर रहे थे, उन्हीं वर्कशीट्स से रिलेटेड या उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे वर्कशीट 20 में भी इसी बारे में, और डेट 7 दिसंबर। तो शुरू करते हैं। वैसे तो मैं आपको ये सब बता चुकी हूँ पहले भी, लेकिन एक बार फिर से अपनी वर्कशीट की लैंग्वेज में देख लेते हैं। When water evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapor। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हमारी अर्थ के ऊपर सन रेज पड़ती हैं तो जितनी भी डिफरेंट टाइप की वाटर बडीज हैं, वाटर बडीज मतलब रिवर्स, सी एरिया, हम बात करें दूसरे बहुत सारे कैनाल्स की बात करें, दूसरे से काफ़ी सारे जो पॉन्ड्स वगैरह होते हैं जिनके अंदर पानी होता है, तो जितनी भी वाटर बडीज होती हैं उन पर जैसे ही सन रेज पड़ती है पानी जो है वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है ऊपर वाला पानी, और वो लाइट वेट होकर ऊपर की तरफ उठता है, और यही है इवेपोरेट होना। और ये इवेपोरेट होकर वाटर वेपर बन जाता है। जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो ये इवेपोरेट जो उठता है भाप बनकर, जिसे हम हिंदी में भाप बोलते हैं। जैसे हम पानी को जब गैस पर गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं, आपने देखा होगा ना, पानी भाप बनकर ऊपर उठता है, तो ये वो इवेपोरेट होता है। और वो इवेपोरेट होकर जैसे ही ऊपर जाता है, थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद वो वाटर वेपर बन जाता है। और एग्जाम्पल के लिए आप कभी देखना, जैसे हम अपनी सब्जी बनाते हैं या चाय बनाते हैं, दूध गर्म करते हैं, उसके ऊपर कई बार प्लेट रख देते हैं, और प्लेट को जब हम उठाकर देखते हैं तो हम देखते हैं हमारी प्लेट पर वाटर वेपर्स होते हैं, पानी की बूंदें होती हैं। जो पानी की बूंदें हैं वही हैं वाटर वेपर। यानी कि पानी इवेपोरेट तो होता है, वाटर इवेपोरेट होता है जैसे ही उस पर सन रेज पड़ती हैं, लेकिन जैसे ही वो ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के बाद वो क्या बन जाता है, वाटर वेपर बन जाता है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। तो हमारी एयर के अंदर जो भी वाटर है, अभी हमने बात की कि हमारी एयर में वाटर है, और ये जो वाटर है यही वाटर है जिसकी वजह से कई बार हमें ऐसा लगता है बहुत गीला गीला लगता है, और वो हमारी वही है ह्यूमिडिटी। जैसे हम कहते हैं अक्सर बारिश के दिनों में हम बात करते हैं कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो एक्चुअली क्या कह रहे हैं हम कहते हैं ना कि हमारी हमारी स्किन को जब हम टच करते हैं तो चिपचिपा फील होता है। एक्चुअली वो इसीलिए होता है कि हमारी जो एयर है उसके अंदर वाटर वेपर्स या काफ़ी ज़्यादा हो जाने की वजह से वो जो एयर है उसके अंदर एक तरह का ह्यूमिड पैदा हो जाता है, या ये कहें उसके अंदर एक तरह का गीलापन, नमी पैदा हो जाती है, और वो जो गीलापन है, ह्यूमिड है, उसी की वजह से हमें ह्यूमिडिटी फील होती है। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि इसी वाटर वेपर की वजह से, जो कि बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा हवा के अंदर होता है, क्योंकि हम जानते हैं बारिश जो होती है, हमने बात की ना कि वाटर इवेपोरेट होकर वेपर बन जाता है, वाटर वेपर बन जाता है, और वही वाटर वेपर बहुत ऊंचाई पर जाने के बाद इन द स्काई वो बन जाता है बादल। जब हम कहते हैं ना बादल हैं, ये बारिश कर रहे हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारी जो एयर है उसके अंदर वाटर वेपर काफ़ी ज़्यादा होता है, और यही वजह है कि उन दिनों में कपड़े हमारे आसानी से नहीं सूखते, क्लॉथ टेक लॉन्गर टू ड्राई, और इसी वजह से हमारा जो पसीना होता है, स्वेट हमारी बॉडी से निकलता है, वो भी इजीली से सूखता नहीं है, और हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। किस वजह से? सिर्फ इसी एयर के अंदर वाटर वेपर के ज़्यादा होने की वजह से, एयर के ह्यूमिड होने की वजह से। तो ये हमारी वर्कशीट की एक खास बात जो आज हमें बताई गई है। और उसके बाद दूसरी बात है टाइप्स ऑफ रेनफॉल की। अगर हम कहें कि बारिश कितनी तरह की होती है, तो हमारे पास यहाँ 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है कन्वेक्शनल रेनफॉल, सेकंड है साइक्लोनिक रेनफॉल, और थर्ड है हमारे पास रिलीफ ओरोग्राफिक रेनफॉल। हम इनका डिटेल हो सकता है आगे आने वाली वर्कशीट में पढ़ें।
तो अभी आपको करना ये है कि तीनों नाम याद रखने हैं और इसका डिटेल हम आगे आने वाली वर्कशीट में मोस्ट प्रोबेबली पढ़ेंगे। तो अब बढ़ते हैं और कुछ बातों की तरफ, लेकिन उससे पहले यहाँ हमारे पास एक पिक्चर दी हुई है, एक बार उसे देख लेते हैं। यहाँ पर एक्चुअली एक हमारी बारिश को, रेनफॉल को मेजर करने का जो एक मशीन कह सकते हैं, उसे रेन गॉज कहते हैं वैसे तो, उसका ये चित्र है, यानी ये पिक्चर है। ये आपको दिखाई दे ही रही है और इस पर सेंटीमीटर्स में नंबर्स लिखे होते हैं और जब बारिश होती है इसके अंदर भी पानी इकट्ठा होता है। तो पानी जितनी ऊंचाई तक चला जाता है, जितनी ऊंचाई तक इकट्ठा होता है, हम कहते हैं इतनी सेंटीमीटर बारिश हुई। तो अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। व्हेन द वाटर वेपर राइज इज देखो, जब हम देखते हैं कि हमारा वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाता है और जब वो ऊपर जाता है तो वो ठंडा होगा, गर्म था तो ऊपर उठा, ऊपर जाकर ठंडा हो जाएगा और जैसे ही वो ठंडा होगा वो एक दूसरे के पास आने लगेगा। आप तो जानते ही हैं, जैसे हम फ्रिज में पानी रखते हैं बर्फ जमने के लिए, तो हम कहते हैं कि पानी बर्फ बन गया। वो कैसे बनता है ये हम अपनी साइंस की वर्कशीट में नहीं, साइंस की बुक्स में पहले पढ़ भी चुके हैं कि पानी ठंडा होने के बाद पानी के अंदर जो पानी के वेपर होते हैं वो एक दूसरे के पास आने लगते हैं और पास आने की वजह से ही वो धीरे धीरे हार्ड होते चले जाते हैं। और यहाँ पर वही लिखा है, द वाटर वेपर कंडेंसेस कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। जो फॉर्मेशन बनती है उसी फॉर्मेशन की वजह से हम देखते हैं कि क्लाउड्स बनते हैं, बादल बनते हैं। और क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स। ये पानी की बूंदें ही हैं, ड्रॉपलेट्स ही हैं जो इकट्ठी हो जाती हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, जिसकी वजह से हमें स्काई दिखाई देते हैं और क्लाउड्स दिखाई देते हैं और यही क्लाउड्स जो है वो बारिश का कारण बनते हैं। फ्लोट इन एयर देन दे कम डाउन एज प्रिसिपिएशन। अगर वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं तो पानी में वो एयर में तैर नहीं पाते, फ्लोट नहीं कर पाते, और जब वो फ्लोट नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली वो हैवी होकर नीचे आ जाते हैं। और किस तरह? पानी की बूंद के रूप में, जिसे हम बारिश बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल हमें बताया गया है कि किस तरह, जैसे हम कह रहे हैं क्लाउड्स के बारे में बात करें कि वाटर वेपर कंडेंसेस कॉजेज फॉर्मेशन की वजह से क्लाउड बन जाते हैं। आपने देखा होगा जेट प्लेन्स जब स्काई में फ्लाई करते हैं, और मैं एक और नाम बताती हूँ आपको, अक्सर हम बच्चे उसे रॉकेट के नाम से बुलाते हैं कि रॉकेट जा रहा है, रॉकेट जा रहा है। और उसके पीछे से हम देखते हैं एक वाइट ट्रेल बन जाती है, एक लंबा सा रास्ता दिखाई देता है जो सफेद सफेद रंग का दिखाई देता है, और धीरे 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 काफी देर के बाद वो धीरे धीरे धुंधला हो जाता है, लेकिन काफी देर तक वो बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि एयर वहां पर तेज एयर नहीं होती, जिसकी वजह से वो बहुत देर तक वहां पर हमें दिखाई देता है। एक्चुअली क्योंकि हम बात कर ही चुके हैं कि प्लेन है, वो प्लेन है तो इंजन भी होगा उसमें, और इंजन है तो इंजन से अच्छे तरीके से हमें मालूम है कि उससे गर्मी बाहर निकलती है, हॉटनेस बाहर निकलती है। और जैसे ही हॉटनेस आगे बढ़ती है वो हमने बात की, जैसे कि अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में ही बात की थी हमने, कि वो ऊपर जाकर वो कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और जैसे वो ठंडी होगी उसके अंदर वेटनेस आ जाएगी, जो हम ऊपर भी पढ़ रहे हैं। और उसी वेटनेस की वजह से, गीलेपन की वजह से हम देखते हैं वो ट्रेल की फॉर्मेशन में हमें दिखाई देता है। वी सी ट्रेल्स दिस कंडेंस्ड मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट। वही जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम बढ़ जाते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। precipitation that comes down to the earth in liquid form is called rain। और ये मैंने आपको ऊपर भी बताया कि फिर वो जब हैवी हो जाती हैं ड्रॉपलेट्स, क्लाउड्स फ्लोट नहीं कर पाते, तो फिर वो लिक्विड फॉर्म में नीचे आ जाते हैं और जिसे हम बारिश बोलते हैं, बूंदों के रूप में नीचे आते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर, जो हमारे ग्राउंड वाटर है, जो हम जमीन के नीचे के पानी की बात करते हैं, आपने सुना ही होगा और देखा भी है आपने कि जो हमारे घरों में नल लगाए जाते हैं वो जमीन का पानी ऊपर आता है, तो उसे हम ग्राउंड वाटर, जो हमारी जमीन के अंदर का पानी है। ग्राउंड वाटर कहाँ से आता है? तो वो सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर रेन वाटर की वजह से ही बनता है, क्योंकि जो बारिश होती है उसका पानी धीरे धीरे
धरती सोखती है और वो नीचे चला जाता है। और हमारे जो प्लांट्स हैं वो इस पानी को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। हमने पढ़ा ही है कि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं और बहुत सारी इस तरह की बातें पढ़ी हैं हमने। अभी हम उस पर बहुत लंबा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम अभी इतना ही पढ़ेंगे कि पानी को प्रिजर्व करने में प्लांट्स हमारी हेल्प करते हैं। When trees on hill sides are cut, और यही वजह है कि जो हम हिल्स एरिया के प्लांट्स को ट्रीज को जब कट करते हैं और बहुत ज़्यादा कट करते चले जाते हैं तो उसकी वजह से रेन वाटर फ्लोज डाउन द बेयर माउंटेन्स एंड कैन कॉजेज फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज। तो फ्लड आ जाता है। देखो अभी हम बात कर रहे थे कि जो ट्रीज होते हैं वो वाटर को एक जगह पर इकट्ठा करने में या उनको उस पानी को रोकने में मदद करते हैं। अगर बीच में ट्री नहीं होंगे तो पानी को नीचे आने में कम वक्त लगेगा। बीच बीच में ट्री हैं तो कुछ पानी को प्रिजर्व ट्री कर लेंगे और बाकी जो पानी है वो धीरे धीरे नीचे आएगा क्योंकि बीच बीच में पेड़ लगे हुए हैं। लेकिन अगर वहां पर पेड़ नहीं होंगे तो जैसे ही बारिश होगी वो बहुत तेजी से नीचे उतरेगा और जब वो बहुत तेजी से नीचे उतरेगा तो उसे नदियों में जाने का मौका नहीं मिलेगा और दूसरे जो हमारे वाटर के वेव होते हैं वहां पर वो नहीं जा पाएगा और फिर इसी वजह से फ्लड आ जाती है। वो पानी गांवों में शहरों में घुस जाता है और फ्लड आ जाती है। तो ये हुई एक बात कि वाटर कैसे फ्लड का रीजन बन जाता है। तो वाटर फ्लड का रीजन ना बने इसके लिए जरूरी है कि प्लांट्स को ट्रीज को कट ना किया जाए और स्पेशली माउंटेन एरियाज में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमें पता ही है क्योंकि हम सबको पानी चाहिए और वो फ्रेश वाटर और हमें कहाँ से मिलता है तो वो इस रेन की वजह से हमें इजीली मिल पाता है अर्थ की सरफेस पर। तो इट रेनफॉल्स इज लेस वाटर स्केर्सिटी। जहां पर अगर हम कहें रेनफॉल कम हो गई है, रेनफॉल इज लेस, तो पानी की कमी हो जाती है। और और अगर हम कहते हैं कि पानी बारिश ज्यादा हो गई है तो फिर बाढ़ आ जाती है। तो ड्रॉट भी इसकी वजह से होता है और स्कैर्सिटी भी इसी की वजह से होती है और साथ में फ्लड भी इसी की वजह से आती है। तो अगर पानी कम हो जाएगा तो हमें क्या क्या झेलना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर लेस हो जाए या रेनफॉल इज लेस देन क्या होगा, इफ रेनफॉल इज लेस तो बताओ क्या होगा। तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि अगर ऐसा होगा तो हमारे दो समस्याएं बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलेंगी। एक तो स्कैर्सिटी यानी कि पानी की स्कैर्सिटी यानी पानी की कमी और दूसरा वाटर अकर सॉरी ड्रॉट अकर मतलब सूखा पड़ जाएगा। देन अगर ज्यादा बारिश हो जाएगी तो क्या होगा? तो आप बताएंगे फ्लड आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब देखते हैं हमने आज क्या सीखा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर हमसे 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल पूछे गए हैं और मैंने आपको कहा था कि तीनों नाम आप याद रखिए। तो ये हैं वो तीनों नाम, कन्वेंशनल रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल और रिलीफ यानी कि ओरोग्राफिक रेनफॉल। देन सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। पूछा गया है वाई वेट क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन रेनी डेज, और मैंने आपको बताया कि रेनी डेज में क्लॉथ्स लॉन्गर टाइम लेते हैं तो वो इसलिए क्योंकि एयर में ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चराइजर या ये कहें कि मॉइस्चर और वेटनेस ज्यादा होती है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू यू विच मंथ रिसीव मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन दिल्ली। तो अगर दिल्ली में एक मंथ पूछा जाए तो हम वो बिल्कुल भी नहीं बता सकते, इसलिए हमने यहाँ पर 2 नेम्स लिखे हैं, मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर। सितंबर और अगस्त 2 नाम हमने इसलिए दिए हैं। अगर हम बात करें लास्ट ईयर की तो लास्ट ईयर जो रेनफॉल दिल्ली में हुई थी वो ज्यादा हुई थी किस मंथ में? अगस्त के महीने में। और वहीं हम कुछ साल पहले की बात करें जब यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम हुई थी दिल्ली में और उस साल की बात है, सितंबर टिल एंड 30 सितंबर तक इतनी जबरदस्त बारिश हुई थी, इतनी बारिश हुई थी कि 1 तारीख से जो गेम्स का पूरा प्रोसेस शुरू होना था, बाहर से सभी प्लेयर्स को यहाँ आना था, तो सब डर रहे थे ये सोचकर कि अगर ये बारिश नहीं रुकी तो चीजें ऑर्गेनाइज कैसे हो पाएंगी। और बाई चांस से वो 30 सितंबर को रुक गई थी। पूरे महीने इतनी जबरदस्त बारिश हुई थी उस बार सितंबर के मंथ में,
बहुत ज़्यादा, तो इसलिए एक मंथ का नाम देना मुश्किल है। कई बार सितंबर में बारिश ज़्यादा होती है, तो कई बार अगस्त में, इसलिए हमने दोनों नाम लिख दिए हैं। अगस्त एंड सितंबर ऐसे मंथ्स हैं जिसमें दिल्ली में बहुत बारिश होती है। तो चलो अब बढ़ जाते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो ये सितंबर और अगस्त की बात करें, ये कॉमनवेल्थ गेम के बारे में मुझे याद भी इसलिए है क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में एज अ एनसीसी कैडेट होने की वजह से मैंने वॉलंटियरशिप ली थी, वरना शायद मैं भी अभी अगस्त ही लिख देती। इसलिए मुझे याद है कि सितंबर मंथ में अच्छी बारिश हुई थी। तो अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। एक्सप्लेन एनी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट एक्सपीरियंस्ड बाय यू ड्यूरिंग रेनी डेज। तो अब हमें बताना है कोई इंसिडेंट जो हमने एक्सपीरियंस किया रेनी डेज में, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अपनी तरफ से जो आंसर लिखा है वो आपके सामने है, और आप चाहें तो कुछ और लिख सकते हैं। मैंने ये फील किया है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इन दिनों में जब हम अपने ट्रीज और प्लांट्स को देखते हैं तो दे अपीयर मोर ग्रीन एंड ब्यूटीफुल एंड हेल्दी। आप लिखना चाहें कुछ और तो लिख सकते हैं। ये थी हमारी आज की वर्कशीट सोशल साइंस की। और माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि महाअध्ययन की इन वीडियोस से आपको आपका काम करने में हेल्प मिलती होगी और साथ में आपको वर्कशीट इजीली समझ में भी आती होगी। साथ में अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहे तो ज़रूरी है महाअध्ययन चैनल चलता रहे, और इस चैनल को चलते रहने के लिए ज़रूरी है कि इसको लाइक्स, शेयर्स और सब्सक्राइबर्स बराबर मिलते रहें। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में हो सके तो शेयर भी कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही उसका कलर चेंज हो जाएगा और अब फिर वहां लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।